हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू वाले सारे चैप्टरों के। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के लिए किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट है जो आपके काफ़ी काम आएगी। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्टों के, उसके अलावा मॉडल पेपर्स और जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। अब देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 है आपका नंबर सिस्टम। इसमें जो है एमसीक्यूज, इनको जो है इस वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन से प्रैक्टिस भी कर सकते हो और इनको सोल्व करके जरूर देखना है। यहाँ पे अब वीडियो में मैं सोल्व नहीं करा रहा क्योंकि 2 घंटे की वीडियो तुम नहीं देखने वाले, वो मुझे भी पता है, तुम्हें जल्दबाजी में चाहिए सब कुछ। तो जो स्टूडेंट जो है, देखो, इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक इस टाइप के क्वेश्चन को, तब तक एग्जाम पेपर में फिर तुमको मैथ हार्ड लगेगा। तो प्रैक्टिस करके जाना, तभी आपको जो है इजी लगेगा पेपर और सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है? तो इनमें से देखो, अगर 16 देखे स्क्वायर रूट हो जाएगा पूरा, 36 का हो जाएगा, 64 का, 48 का नहीं होगा, तो ये एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही हमें जो है वैल्यू निकालनी है 36 की और इसकी पावर हाफ दे रखी है। तो 6 का स्क्वायर होता है ना 36, अगर ध्यान 6 का स्क्वायर और इसकी जो पावर है 1/2 है, तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे जो है 6 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान है अगर तुम इजीली कंसेप्ट को समझ के करोगे तो क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? एवरी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होते हैं, हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। और यहाँ पे क्या आएगा, कुछ मिस टाइप हुआ है यहाँ पे, इज इरेशनल नंबर। रूट 25 इज इरेशनल नंबर, तो क्या आएगा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है? तो वो है हमारा 5.676777 एंडलेस जो चलते जा रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, किस केस में, मतलब ट्रू है या फिर फॉल्स है? नॉट ऑलवेज, समटाइम्स होता है, तो क्या है, ये ट्रू है, यानी कि हर इंटीजर जो है रैशनल नंबर होता है। बाय विच इंग्लिश अल्फ़ाबेट द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर भी इज डिनोटेड। तो कौन से जो है नंबर से हम डिनोट करते हैं, क्यू से। द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 विल बी। 1 और 2 के बीच में कितने जो रैशनल नंबर है वो है 3/2। हाउ मैनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल देयर। तो कितने होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी, मतलब पता नहीं कितने ही हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल नंबर। इनमें से इरेशनल नंबर कौन सा है? वो है हमारा 1.101010 ऐसे करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रैशनल नंबर। इनमें से रैशनल नंबर कौन सा नहीं है? तो वो है √2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं, ये सेम ही हो गया, आई थिंक सो, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसमें जो है नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ 16 3/4, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में जो है एक्सप्रेशन दे रखी है हमको, 0.001 के ऊपर बार है, इन p/q, तो इस फॉर्म में ये क्या होगा, तो ये होगा 1/999। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट इन बिटवीन 4/5 एंड 9/5। इनमें से कौन सा, जो ऑप्शन दे रखे, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से करना है उनको क्वेश्चंस को। तो इन्होंने बोला है 4/5 और 9/5 के बीच में इनमें से कौन सा जो नंबर है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कौन सा है वो, 3/5, क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखते हो नीचे तो 5 ही है, 4 से 9 के बीच में देख लो, 5 6 और 8 ये इनके बीच आ रहे हैं ना, 3 नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल्स वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल। इन एक्सप्रेशंस में से बताना है कौन सी जो है पोलिनोमियल है, तो वो है x² + 5x + 6 वाली। द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हमको दे रखा है, इज इक्वल px इज इक्वल टू 2x + 5 विल बी। तो उस केस में क्या होगा, इसको सोल्व करके बताना है, तो वो होगा -5/2। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज आ पोलिनोमियल। इनमें से कौन सी जो है पोलिनोमियल है, वो है x³ + 5। द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन पोलिनोमियल 2 - x³ + x⁵ + 9x7 विल बी। तो इनको देखो सोल्व करना है, सोल्व करते जाओगे आंसर आते जाएंगे, इतने हार्ड एमसीक्यू जो नहीं है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल। इनमें से जो है कौन सा पोलिनोमियल है, इनको सोल्व करके देखना है। तो ये आपका 3x² + 5/2x ये वाला रहेगा हमारा। विच एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल
फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इनमें से पोलिनोमियल छांटना है। देखो ये छांटने वाले आएंगे, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो रहेगा 2 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की पावर 8 विल बी। तो उस केस में जो है डिग्री कितनी रहेगी, वो है 8। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन द पोलिनोमियल 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस x3। तो क्या रहेगा कोएफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का, -1 रहेगा। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन पोलिनोमियल 5y की पावर 6 माइनस 4y की पावर 2 वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 6। तो इसमें जो है पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स हैं। मतलब गिननी है, ये ऐसा नहीं है कि इसको बैठ के सोल्व करके बैठे हो। तो ऐसे कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन वाले आते हैं। एमसीक्यू में लेंथी प्रोसेस नहीं होता कि तुम सोचो 5 नंबर वाले क्वेश्चन जैसे आएंगे 3 नंबर वाले, तो उनके जितना सोल्व करके तब हमारा आंसर आएगा। उसको जो है ईजिली तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर तुम्हें रूल्स का पता है, लॉजिक्स का पता है। तो द जीरो पोलिनोमियल इस इक्वेशन में क्या रहेंगे, तो वो है हमारे -1/2। विच ऑफ द टाइप इज आ पोलिनोमियल टी स्क्वायर -4। तो इसमें कौन से टाइप का पोलिनोमियल है, ये है बायनोमियल। तो इसमें हमें डिग्री बतानी है 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो कितनी है डिग्री, 3। डिग्री बेसिकली यहाँ पे होती है हाईएस्ट पावर जो आपको देखने को मिलती है पूरी स्टेटमेंट में, तो उसको डिग्री कहते हैं। द वैल्यू ऑफ 99 की पावर 3 इज। तो इसकी जो है क्यूब करनी है आपको, तो ये रहेगी आपकी वैल्यू। इसकी गुणा कर लो, अगर कुछ ना समझ आए तो सिंपल जुगाड़ वही है। वैसे तुम इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हो प्रोसेस लगा के। द फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इजी। तो इसकी जो है फैक्टर्स क्या रहेंगे, वो होंगे आपके 2x प्लस 1 x प्लस 3। फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। a की पावर m और पूरे की पावर n है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a की पावर mn होगी या क्या होगा, तो a की पावर mn हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस, फिल इन द ब्लैंक हमको भरना है प्लस वाई स्क्वेयर। ये वही है a प्लस बी का पूरे का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला आंसर रहेगा आपका। तो यहाँ पे आएगा 2ab, जैसे 2xy रखा था xy आ जाएगा आपका। फैक्टर्स आपको बताने हैं 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 1, इसके जो है फैक्टर करके बताने हैं क्या रहेंगी। तो वो है आपके 2y माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ज़्यादातर टाइम है ना आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे कंसेप्ट वाले फार्मूले ही देखने को मिलेंगे और उन्हीं के बेसिस पे इनको सोल्व हो जाते हैं इजीली। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ना सीधा सीधा। अगर आप यहाँ पे देखते हो एक कॉमन सी चीज़ है, देखो ऑप्शनों को मैच करो। जैसे ये स्टेटमेंट है, आप अटक गए हो, पता नहीं कैसा सा क्वेश्चन है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 4y स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखोगे तो 2y आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे अगर कोई भी वैल्यू रहेगी हमारी, फॉर्मूलों को अगर ध्यान से समझोगे तो 2y आएगा आगे। अब 2y कितनों में है, एक तो ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो गया हमारा। उसके बाद में अब यहाँ पे 2y है, तो आपने पता है फॉर्मूले में 2ab होता है, मतलब xy कह लो। तो पहली स्टेटमेंट है a हमारी, तो यहाँ पे a, तभी तो 4y का स्क्वायर बना है। तो अगर a का स्क्वायर देखते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे a 2y है, तो 4y यानी कि 2 इंटू 2y। तो b क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, सीधी सी बात है ना। तो इस तरीके से हुआ है। अब माइनस का है तो माइनस वाला होगा। तो ऐसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं ऐसे, मतलब ये तो मैंने थोड़ा लेंथी प्रोसेस से समझाया है कि हाँ ऐसे होता है, बट आप अगर देखोगे ना, देखते ही समझ जाओगे भाई इसका ये आंसर। ऐसे ये सोल्व नहीं करना कॉपी पे बैठ के कि हाँ ये आंसर निकलेगा या वो। इसी तरीके से फॉर्मूले याद करके जाने हैं इस चैप्टर में, फॉर्मूलों के बेसिस पे इजीली आप इनको निकाल सकते हो, नहीं तो अटके रहोगे इनमें। ये जैसे यहाँ पे देख लो, दिखते ही समझ आ रहा है कि क्यूब वाला कोई फॉर्मूला लग रहा है हमारा, तो स्क्वायर वाले वैसे ही बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे है 3 माइनस 5a की क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है यहाँ पे। इफ k x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस में 1, तो क्या होएगा वैल्यू, √2 माइनस 1 हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है जियोमेट्री, काफ़ी आसान चैप्टर है ये तो। इन विच क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट ही पूछते हैं आपसे कि ये इसमें लाई करेगा उसमें करेगा, पॉइंट आपको पता होंगे है ना। ये 0 0 होते हैं, ठीक है। इधर की साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये तो पता होगा ना, ये एक्स पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस होता है। अब दोनों को देख लो, जैसे ये 6 है ये 7 है, तो क्वाड्रेंट है 1 2 3 4, ठीक है। आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो, 6 है, एक्स पे 6 इधर आ जाओ और माइनस का 7 है, माइनस का 7 किधर आएगा,
वाई एक्सिस का नीचे की साइड आएगा, है ना। इसमें भी ऐसे ही होता है, वाई में भी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है, ये वाली साइड नेगेटिव रहती है। तो इधर की साइड है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते ये। अब हाँ, उनको देख के डर जाओ तो अलग बात है। -1 -3 तो ये कौन से में लाई करेगा, सेम ग्राफ बनाओ, माइनस इधर की साइड है, ठीक है, और -3 नीचे वाली साइड है, ये वाला साइड है, तीसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इनको निकाल सकते हो। ग्राफ दे रखा है x = 2 इज अ लाइन, ठीक है, एक लाइन है x बराबर 2 पे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, पैरेलल होगी x एक्सिस के। x की वैल्यू 2, देखो x कौन सा है, ये वाली लाइन है, इस पे वैल्यू 2 है यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन को खींचोगे, ठीक है। तो अब ये लाइन कैसे खींचेगी आपकी, ऐसे तो खींचने नहीं वाली, ऐसे खींचेगी, है ना। तो तभी तो पॉइंट मैच कराओगे y से कहीं पे जाके, तो ये क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से समझा करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन एमसीक्यू को समझोगे आराम से निकलेंगे, कोई ऐसे रटने वाली चीज़ नहीं होती मैथ में। पॉइंट -1 और 4 लाई ऑन विच क्वाड्रेंट, तो -1 और 4 कौन से में क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि -x एक्सिस इधर आएगा, 4 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट 03 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, y एक्सिस में लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट भी दे रखे थे। अब अगर ध्यान से देखते हो, 0 कहाँ है, 0 तो 0 बीच में होता है ये तो पॉइंट पे, और -3 नीचे की साइड आएगा। तो अब ये जो है कोई क्वाड्रेंट थोड़ी ना, क्वाड्रेंट होता तब जब पॉइंट इनमें अंदर घुसते कहीं पे, लेकिन ये तो इसी लाइन के ऊपर ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई एक्सिस पे हो जाएगा। वट इज एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट -4 -3, तो यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। एक्स जो है -4 है, वाई -3 है, सिंपल सी बात है, जो हमें बताना था कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है बस यहाँ पे। आगे देखते हैं, इस चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज वगैरह भी इजी आते हैं, बस क्वाड्रेंट वाले कंसेप्ट को समझ के जाना, जो कि मैंने समझा भी दिया थोड़ा बहुत आपको। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वैल्यू दे रखी है k की, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो सॉल्यूशन कर दो इक्वेशन का, तो क्या आंसर आ जाएगा। देखो कुछ दिमाग नहीं लगाना, वैल्यू निकालनी है k की, x के पे 2 दर 2, ठीक है, 2 दूनी 4 और 3, y में 1 दर 2, 3 कितनी आ जाएगी, 7 आ गई। भाई क्या है ये, मजाक की तरह क्वेश्चन होंगे अगर आप ढंग से समझ के जाओगे। बस स्टेटमेंट देख के डर गए कि मैथ की स्टेटमेंट है, तो फिर तो क्या ही करेगा कोई। Express the linear equation -2 + 3y = 6 in the form of ax + by + c बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ c। अब यहाँ पर जो है हमको c की वैल्यू बतानी है। अगर ये 0 है, देखो आपको ये स्टेटमेंट में दिख रहा है, c लाना है हमको। दो स्टेटमेंट तो दे रखी है x और y वाली, इन्होंने जैसे दिया c है 6, लेकिन उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -6। बस ये है, इतना आसान है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये कह रहे हैं कि एक नोटबुक की कीमत जो है डबल है पेन के, यानी कि पेन 1 रुपये का तो वो 2 का है, ठीक है। x कह लो तो 2x मान लो उसको, ये नोटबुक हो गई, ये पेन हो गया। तो लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल की, टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो क्या स्टेटमेंट बनेगी हमारी यहाँ पे, तो आंसर रहेगा हमारा x - 2y बराबर में 0, ठीक है। मतलब एक को हम x मान रहे, एक को y, इस तरीके से मान रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 फ्रॉम द फॉलोइंग विल बी। तो इनमें से क्या हो जाएगी, वैल्यूज निकालनी है, 4 और 0 आ जाएंगी। हाउ मैनी सॉल्यूशंस अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन हैव एट मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, जितनी मर्जी हो जाए, इनफाइनाइटली मैनी। कंपेयर ऑफ 6x + 7 विद द इक्वेशन ax + by + c = 0। वैल्यू बतानी है a की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, तो वो रहेगी 6। वैसे ही देख के पहचान में आ जाता है, इसमें अलग कुछ नहीं होता। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 इज। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है हमको, तो क्या सॉल्यूशन आएगा, 4 और 0। एक बार आपको क्या करना है, x की वैल्यू, मतलब थोड़ा सा लेंथी है इसका प्रोसेस, इस वाले कंसेप्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है। पॉइंट 4 और 1 जो है, सेटिस्फाई टू विच इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सी जो लाइन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। अब आपको x की वैल्यू दे रखी है 4 और y की 1 दे रखी है, रख के देख लो जिसमें सही आंसर आ जा रहा है। मतलब जैसे इसमें रखोगे x + 2y में 5 है, तो x में 4 रख लो, प्लस में 2 एकम 2, तो 6 हो जा रहा है, गलत है स्टेटमेंट। तो इस तरीके से क्रॉस चेक करनी पड़ेंगे ऑप्शंस में आपको, और इजीली आप निकाल सकते हो। और 6 हमारा इसमें हो भी रहा है, तो ये वाली हमारी सही रहेगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, राइट इक्वेशन 4 = 5x - 3y इन द इक्वेशन फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 इंडिकेट द वैल्यू ऑफ c। इधर 4 को इधर उठा लाओ बस, और क्या है, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, -4, ठीक है। वैसे भी पता है, अगर तुम ध्यान दोगे तो ऑप्शन ही ऐसे हैं, सारे ऑप्शन फरा रहे हैं, वैसे ही 4 ही रहना है सी की वैल्यू में।
जोन सा भी दे रखा था। अगर नहीं, ऑप्शन ईजी रहते हैं इनके ऑप्शन ज़्यादातर टाइम। इफ़ द पॉइंट 2 और 1 लाइज ऑन अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = k, तो k की वैल्यू हमें निकालनी है। ग्राफ में वैल्यूज़ दे रखी है, रख दो वैल्यू। 2x की वैल्यू 2 है, 2 कर दो, 3 y की 1 है, तो 3 बराबर सोल्व कर लो। 2 दूनी 4 और 3 7, 7 आंसर आ गया। अब आंसर पॉजिटिव में है। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट वैल्यूज रखोगे सिंपली निकलेंगे। ऐसे एमसीक्यू बड़े क्वेश्चन नहीं आते एमसीक्यू में। आप जो है अगर देखो पेपर मिलेगा ना आपको, लास्ट पेज पे, बिल्कुल लास्ट पेज पे पेपर के, वहाँ पे इनको सोल्व कर करके देख लेना। पेपर सफिशिएंट रहता है, बहुत जगह मिलती है पेपर पे। नेक्स्ट चैप्टर ये जो है यूक्लिड ज्योमेट्री, इसमें से पता नहीं क्यों ये लोग एमसीक्यू देते ही नहीं है, आज तक इन्होंने एमसीक्यू नहीं दिए इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर देखो, लाइन एंड एंगल्स। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट के बीच में से कितनी जो लाइन्स है वो पास कर सकती हैं, वो है इन यूनिक लाइन जो है वो पास कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री, 2 एंगल है जिनका सम जो है जोड़ जो है 180 डिग्री होता है, तो वो एंगल कौन से हैं? एक्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री या रिफ्लेक्स एंगल, तो कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है इनमें से एक स्टेटमेंट गलत दे रखी है, वो छांटनी है हमको। 2 distinct line cannot have more than 1 point in common. A terminated line can be produced indefinitely on both sides. Only one line can pass through a single point. If 2 circles are equal, then their radii are equal. तो यहाँ पे क्या है? Only one line can pass through a single point. ये वाली स्टेटमेंट जो है गलत दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए जो है पैरेलल है बी के और बी जो है पैरेलल है सी के, देन विच वन इज ट्रू, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जो स्टेटमेंट है वो सही रहेगी? तो यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगी ए जो है पैरेलल हो जाएगा सी के, यानी कि वो सीधी सी बात है, ए पैरेलल है बी के पैरेलल सी है, तो ये दोनों भी पैरेलल ही चलेंगी। तो ये सिंपल सा जो है लॉजिक लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी जो है आर 3 लाइन्स लाइज ऑन लाइन बी विच लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन विच वन इज ट्रू। तो एक लाइन है, इनमें 3 पॉइंट है ए बी और सी, तो उनके बीच में जो है एक लाइन लाई करती है बी लाइज बिटवीन, जो कि ए और सी के बीच में है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या जो स्टेटमेंट है वो हमारी बनेगी, वो रहेगी ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के बराबर होगा। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। इफ 2 लाइन्स फिल इन द ब्लैंक ईच अदर, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या होगा जब, मतलब हमें बतानी है, कंडीशन बतानी है ताकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएं। तो जब जो है इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, तब जो है अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। ये वैसा सा नहीं होता, वो ये वाला रूल देखा होगा आपने, ये वही रूल है ये। द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल इज, एक्यूट एंगल का जो मेजर है वो कितने से कितना होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में। इफ़ आर रे स्टैंड ऑन द लाइन, एक रे है जो लाइन पर है, देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड विल बी, तो एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट जो हमको एक फोटो दे रखा है, इसमें जो है एक्स की वैल्यू बतानी है, छांट के कितनी रहेगी। आप कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है। देखो पहचानना कितना आसान है, ये 50 डिग्री एंगल टोटल 180 का है, 50 घटा दो, सिंपल सी बात है, आराम से निकल गया। दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे फालतू फंड का। यहाँ पे देखो ये काफ़ी अजीब सी फिगर है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इन्होंने जो है एंगल दे रखा है, ये 10x है, ये 4x है, ये 3x है, ये x है और ये 2x है, ठीक है। तो हमको जो है x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर तुम ध्यान से दिमाग लगा के करोगे तो करना क्या है, 10x दे रखी है, प्लस में करो 4x, प्लस में 3x, प्लस में x, प्लस में 2x, ये सारा जोड़ के 180 डिग्री बना रहे हैं। अब इन सारों को जोड़ दो, कितने बन रहे हैं? 10 और 4 14 और 3 17, 18 और 20 हो रहे हैं। तो 20 से डिवाइड कर दो इसको, 0 से 0, 2 में 18, तो एक एक्स जो है 9 डिग्री का है, उसके अकॉर्डिंग एंगल हमारे छट जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं आते, बट आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए किस तरीके से उसको टैकल आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स वाला। 2 ट्राइंगल्स, यहाँ पे जो है ज़्यादातर टाइम प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखना। 2-3 प्रॉपर्टी है मेन सी। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। तो इसमें कॉन्ग्रुएंस का कौन सा रूल जो है लागू होता है? वो होता है साइड एंगल, साइड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द अल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एल्टीट्यूड भी दे रखा है और बेस भी दे रखा है एक ट्राइंगल का, तो उनको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले में रखो वैल्यूज और सोल्व कर दो बस। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है, एक 60 सेंटीमीटर है, एक 100 सेंटीमीटर है। पैरामीटर भी दे रखा है, तो इसकी तीसरी साइड क्या होगी? पैरामीटर का फॉर्मूला रखो और उसमें जो है वैल्यूज, दो वैल्यूज मिली हुई है, तीसरी वैल्यू को x मान लो तुम और आराम से सोल्व कर सकते हो। इसका आएगा 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट दे रखी है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है अगर hypotenuse and the side of one triangle is respectively equal to the hypotenuse and the side of other triangle, which one is condition in congruency triangle follow here। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है? राइट हैंड साइड वाली जो प्रॉपर्टी है वो जो है यहाँ पे लागू होती है, RHS वाली। इफ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस 5 सेंटीमीटर, एरिया कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला जरूर याद करके जाना। क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं सिंपल 1 मार्क्स में, और बड़े क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो 25 आएगा आपका आंसर इसका। ईच एंगल इज नॉट राइट एंगल, तो किस में नहीं होता हर एक एंगल राइट एंगल? तो होता है ट्राइंगल में। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज फिल इन द ब्लैंक देन द थर्ड साइड, तो क्या होती है? ग्रेटर स्मॉलर क्या होगी? ग्रेटर होगी। कि दो साइड का जो सम होता है ट्राइंगल की वो ज़्यादा होता है। द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है एंगलों का? 180 डिग्री। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपका एरिया निकल जाएगा इससे। इफ ए बी और सी जो है एक ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं, तो सेमी पैरामीटर बताना है ट्राइंगल का क्या रहेगा, मतलब बेसिकली फॉर्मूला ही है ये भी। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इफ पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ए सी ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, देन बी एम जो हमको यहाँ पे दे रखा है हाफ, तो क्या होगा यहाँ पे? वो उस केस में ए सी के बराबर होगा ये। इन अ पेयर ऑफ सेट स्क्वायर एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर, तो क्या होगा? 60, 30 और 90 जो है एंगल्स रहेंगे। अब उसके बाद में देखते हैं, देखो इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं करते हो, इसमें अटक गए हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के, डरना नहीं है। पेयर ऑफ सेट स्क्वायर एंगल जो है आपको बताना है। अगर सारों को जोड़ते हो, आपको पता है ट्राइंगल का टोटल जो है एंगल कितने होते हैं? 180 के होते हैं। आप सारों को जोड़ लो, इसमें नहीं बनेंगे, इसमें नहीं बनेंगे, एक में ही बनेंगे आपके, सॉरी इसमें बन जाएंगे, ऊपर वाले में 170 बनेंगे। तो जिसमें पूरा बन जाएगा समझ लो वो जो है आपका सही आंसर है। आसान होते हैं पहचानने। टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दे रखा है। पैरामीटर भी दे रखा है। सेमी पैरामीटर निकालना है, इसका फॉर्मूला पता होगा तो निकाल सकते हो इजीली। इनको जो है अटैम्प्ट करके देखोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार सोल्व करके देखोगे खुद से, तो आपको जो है मैथ का पेपर बहुत आसान लगने वाला है। बस ढंग से इनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट आर इन रेशो 3:5:7 और इसका पैरामीटर दे रखा है 300 मीटर। तो एरिया ऑफ प्लॉट आर, प्लॉट का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया निकालना है, वो होगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। पैरामीटर दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल का 30 सेंटीमीटर एंड इट्स इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। इक्वल साइड्स भी दे रखी है हमको कि 12 सेंटीमीटर की है वो, तो एरिया रहेगा हमारा यहाँ पे 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको सोल्व कर देना, न्यूमेरिकल है ये, फॉर्मूला रखने के बाद इजीली सोल्व हो जाते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखी है, डायग्राम तुमको दिख ही गया है। यहाँ पे y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इस y की, ठीक है। तो इसके लिए आपको रूल्स लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। देखो ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, यहाँ पे देखो ये पहचानना आसान है, ये 90 का है, ये 40 का है, ठीक है। ये एंगल तुम इजीली निकाल सकते हो इसमें से। उसके बाद में देखो ये एंगल निकालना थोड़ा है लेंथी प्रोसेस, मैं समझता हूँ। देखो वैसे तो मैं सिंपली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तुमको कैसे निकालना है। ये ट्रायंगल ऐसे डायग्राम कभी कभी दे देते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहेगा, लग सकता है आपको, वैसे इतना हार्ड है नहीं। 90 + 40, ठीक है, ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो कितना होगा? 90 और 40 130 है, तो 180 में से घटा दो, ठीक है। 180 में से घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का हो गया ये एंगल, ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री का। ये 50 का है, ये 30 का है, ठीक है। 50 और 30 80, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा 50 और 30 80, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री का, है ना। तो अब ये 100 का हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा? 80 डिग्री का। तो निकल गया ना आंसर। देखो ये ऐसा नहीं था ये कैलकुलेट करेंगे ड्रामा करेंगे, भले ये ड्रामा ऊपर लिखा है, हमें समझना ही नहीं है। डायग्राम दिया, समझ लो डायग्राम से इजी निकल जाएगा। 80 डिग्री का एंगल आ गया है। इसके अलावा शॉर्ट मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, ट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो सिंपल जुगाड़ बता दिया मैंने, ऐसे तुम जल्दी में निकाल सकते हो, कुछ भी ना पल्ले पड़े तो।
नेक्स्ट चैप्टर देखो क्वाड्रिलेटरल ऑन जॉइनिंग द पॉइंट, पॉइंट है ये 0 0 0 2 2 2 2 0, तो हमको क्या मिलता है, इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ते हैं तो सारों को हमें एक स्क्वायर ऑब्टेन होता है। इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल देन इट इज अ, तो उस केस में ये क्या होगा, रोम्बस होगा। यहाँ पे जो है एंगल दे रखे क्वाड्रिलेटर के रेशो में दे रखे हैं, वो भी 3 4 5 के 6 के रेशो में है। रिस्पेक्टिव एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर, तो एंगल कितने हैं उनके, तो वो है 60 80 100 और 120। नेक्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर से आते कम ही एमसीक्यू, ज़्यादा ठीक ठाक नहीं आते। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कल वाला, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। हाँ, एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, राइट होता है। द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू हाउ मच नॉन कोलिनियर जो है पॉइंट से पास कर सकता है, वह है 3। द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सर्कल, तो किस में लाई करता है, इंटीरियर में। ये फिगर हमको दे रखी है शेडेड पार्ट का जो है, इन द शेडेड पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज, ये जो शेड कर रखा है इसमें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। ये ऊपर वाला होगा मेजर सेगमेंट आपका। नेक्स्ट चैप्टर है हीरोइंस फॉर्मूला, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है, तो एमसीक्यू वगैरह नहीं देते। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से क्वेश्चन दोनों टाइप के आते हैं, छोटे भी बड़े भी, लेकिन इसके लिए भी फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले याद करके जरूर जाने आपको, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, टोटल 20-25 फॉर्मूले होंगे, उनको जरूर रट के जाना है। फॉर्मूला पता होगा तो तुम इजीली निकाल लोगे, हार्ड पेपर नहीं आता, फॉर्मूला भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी सारी फिर। वट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट हमको दे रखे हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस भी दे रखा है, तो हमको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है कोन का, तो वो होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस जो है दे रखा 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की हाइट है, तो वॉल्यूम निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम है कि रेडियस ऑफ कोन दे रखे 11.3 सेंटीमीटर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा 355। अब फॉर्मूला तो सेम ही लॉजिक में लगना, हाइट निकालनी है, तो हाइट रहेगी आपकी। यहाँ पे जो है इन्होंने ऑप्शन ही रॉन्ग दे रखे हैं यहाँ पे आंसर जो है, क्योंकि देखो कई बार जो है ना क्वेश्चन क्या होता है, ये एग्जाम में आ रखा था ये, इसलिए जो है हम उठा लाए थे ऐसे, मतलब एग्जाम वाले एनालिसिस करते हैं हम क्वेश्चंस को, और बाकी एक आधा अपने पास से भी ऐड कर देते हैं। बट ये वाला जो क्वेश्चन था ये एग्जाम में दे रखा था, जिस भी एग्जाम में दिया था भाई, मतलब पोपट काट रखा था बच्चों का, क्योंकि कोई सा ही ऑप्शन सही नहीं था, इसका रॉन्ग ऑप्शन थे सारे। इसका आंसर देखो, जिसको पता है जो मैथ पढ़ रहा है, इसका आंसर कैलकुलेट करके बताना कमेंट्स में, इसकी हाइट क्या रहेगी। पाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखे, ठीक है, ये वैल्यू यूज करनी है पाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर विल बी, तो उसके इसमें क्या होगा, तो वो हो जाएगा सरफेस एरिया स्फीयर का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम दे रखी है स्फीयर की विद रेडियस आर विल बी, तो इसका फॉर्मूला ही पूछ रहे हैं, बेसिक सी बात है, 4/3 पाई आर की क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 524 सेंटीमीटर क्यूब, द डायमीटर ऑफ स्फीयर, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पहले वॉल्यूम का, फिर जो है डायमीटर में उसको यूज कर देना, और यहाँ पे भी आपके ऑप्शंस रॉन्ग देखने को मिलते हैं, जो कि एग्जाम वालों की बुरी आदत है, कभी कभी दे देते हैं। 1-2 साल हुआ था ये बीच सी में, जब कोरोना चल रहा था उस टाइम पे बड़ी गड़बड़ी हुई थी पेपरों में, तो इनके आंसर जो है आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो ऑप्शंस में हमने सही ऑप्शन इसलिए नहीं करे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपको पता होना चाहिए आंसर ये नहीं है, कहीं तुम टिक के मारो रट के चले जाते हैं आधे बच्चे तो इनके सिर्फ कंसेप्ट पे फॉर्मूले याद करके इनको सोल्व करके देखना क्वेश्चंस को, आपको जो पेपर आएगा फिर बाद में, अगर सारे क्वेश्चंस को जितने मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू जिनको सारों को अगर सोल्व कर लेते हो खुद से, तो इसका मतलब है कि आप पेपर बढ़िया करके आओगे, फुल टू फुल मार्क्स आप ला सकते हो मैथ के अंदर। और अगर आपसे सवाल नहीं हो रहे हैं तो फिर तो डाउट है यार मामला, है ना, क्योंकि मैथ रटने वाली चीज़ नहीं होती, मैथ में जो है कंसेप्ट सेम होता है, फॉर्मूलाज मतलब फॉर्मूले हैं वो सेम लगेंगे, बट आपको जो है दिमाग वहाँ पे फिर भी लगाना पड़ेगा। अब 10 की जगह 12 लिख देंगे तो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपको उत्तर याद करके गए हुए थे उसका, बाकी सब्जेक्टों में हो जाता है, मैथ में ऐसा नहीं होता, तो मैथ में फॉर्मूले का ही गेम रहता है मेन, तो फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करके जाने हैं आपको, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिल ही रहे हैं, और हो सकता है इनमें से सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए सेम इक्वेशंस के साथ में। द कर्व्ड सरफेस एरिया जो है बताना है हेमिस्फीयर का, रेडियस आर दे रखी है, फॉर्मूला पूछ रखा है 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स। द मीन ऑफ, मीन निकालना है 10, 7, 13, 20 और 15 का, तो क्या हो जाएगा 13। द क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 180 से 190 के बीच में क्या होंगे, तो कितने होंगे 185। देखो यहाँ पे इसमें से अगर देखोगे 180 से 190 में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, 190 है, 180 है, ये 370 है, बीच में क्या आएगा क्लास इंटरवल में 185 आएगा। द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मीन क्या होगा पहले 5 नेचुरल नंबर का 3 होगा।
द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट डाटा की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं रेंज। वट इज द अपर क्लास लिमिट इन द क्लास इंटरवल 20 to 30, तो अपर क्लास लिमिट क्या होगी इसमें 30 होगी, लोअर क्लास पूछे तो 20 होगी। द रेंज ऑफ द डाटा, इस डाटा की रेंज हमको निकालनी है टोटल में, तो शुरू कहाँ से हो रही है 20 से, और जो है हाईएस्ट कहाँ पे जा रही है 88 तक जा रही है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या है 68, मतलब फिर एवरेज निकालना है पूरा उसका, तो इस तरीके से रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं द क्लास मार्क ऑफ आ क्लास इंटरवल इज, तो क्लास मार्क क्या होता है इंटरवल के, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इस तरीके से आप जो है क्लास मार्क निकाल सकते हो। क्लास मार्क जो है बताने 150 से 160 के, तो इनको जो है एक आपका आ जाएगा 155। द हाइट ऑफ अ 9 स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे देखिए हाइट हमको, तो मीडियन निकालना है इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो मीडियन के लिए आपको देखो इनमें बड़े क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन को बड़ा करके दे सकते हैं, छोटा दे सकते हैं, उनकी मर्जी रहती है। तो 149 आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका द मार्क आउट ऑफ 10 ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट, नंबर मिले हैं 10 बच्चों को, सॉरी 20 बच्चे थे, उनके नंबर हैं ये 10 में से, तो इनके जो है मॉडल मार्क्स कितने रहेंगे वो बताने हैं, तो ये रहेंगे आपके 9। इस तरीके से जो है आपके एमसीक्यू जाएंगे। इस चैप्टर के थोड़े हार्ड रहते हैं क्योंकि सेम कंसेप्ट पे बड़ा क्वेश्चन भी दे देते हैं वो 3 नंबर का 5 नंबर का, और सेम कंसेप्ट पे एमसीक्यू भी दे देते हैं, वो उनकी मर्जी रहती है। बट ये वाला चैप्टर इजी भी है नंबर लाने के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि 2-3 फार्मूले हैं वही याद करने हैं, वही यूज करने हैं बार बार, डाटा आपको दिया जाएगा ऑलरेडी, तो इतना हार्ड नहीं रहता ये चैप्टर। तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यूज, सारे चैप्टरों के मैंने करा दिए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पर आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी, मतलब उसमें लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह शॉर्ट क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे वहाँ पे देखने को, तो उन क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी हो जाएगी, उनको प्रैक्टिस कर लेना सारे क्वेश्चंस को। वेबसाइट पे भी लिखे हुए मिल जाएंगे cclchapter.com पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, आपको सारे सब्जेक्टों के वहाँ पे अवेलेबल हमने करा रखे हैं ऑलरेडी, ताकि आप तैयारी वहाँ से अच्छे से कर सको। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।